हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ सेप्टम 09 के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स थे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझको कि किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होगा, आंसर की कब आएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट का पूछना था कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आंसर की कब रिलीज होगी, देन एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का रहेगा टायर 2 में, देन सिलेबस क्या फॉलो अप करना है आपको, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पे इसका एक अपना ही फॉर्मूला है, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली जानेंगे नॉर्मलाइजेशन एक सिंपल वे में होता क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन से पहली बात इफेक्ट जान लीजिए क्या होता है। इससे क्या होता है कि आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। पेपर के टफनेस लेवल का और कितने दिन पेपर हुआ, कितने शिफ्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करता है। तो जो फैक्टर इफेक्ट करता है नॉर्मलाइजेशन को, आपका क्वेश्चंस लेवल यानी कि जो पेपर का लेवल है वो मैटर करता है। देन कितने शिफ्ट में हुए हैं, देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हैं पर शिफ्ट, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं और एवरेज मार्क्स क्या आए हैं, और उस शिफ्ट में एक पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने कैंडिडेट जो हैं हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हैं। तो इन सब बेसिस पे, इन सब फैक्टर पे जो है आपका नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो है अपना एक अलग ही फॉर्मूला है, वो यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे। बस आप जान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन जो है इससे इफेक्ट होता है। बात करें डीआरडीओ सेप्टेम की, तो यहाँ पे जो पेपर हुआ था आपका 4 दिन हुआ था पेपर। 4 दिन में यानी कि 15 से लेकर 18 तक पेपर हुआ था आपका, और इसमें एक दिन में 2 शिफ्ट हुए थे पेपर के। तो ठीक है, तो टोटल शिफ्ट आपकी 8 हो गई थी, जिसमें अगर हम बात करें तो जो पहले दिन पेपर हुआ था वो उसका जो लेवल था वो इजी था। लेकिन इजी होने के बाद ऐसा नहीं है कि जो इजी था तो उसमें जो है कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा, जो पहले दिन जिसका पेपर रहता है उसमें नॉर्मलाइजेशन का उन्हें बेनिफिट मिलता है। मतलब उनके जो मार्क्स होते हैं एवरेज मार्क्स से वो इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम या फर्स्ट डे जो है या फर्स्ट शिफ्ट जो है पेपर को देते हैं, तो वहाँ पे जो है उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं और एक फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उस बेसिस जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनाए जाते हैं। तो आपके जो है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा टायर 1 में, और टायर 2 में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट डे की। जो लास्ट डे पेपर हुआ था यानी कि जो 18 दिसंबर को पेपर हुआ था, वहाँ पे जो पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट लेवल था। मतलब थोड़ा सा लेवल एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस डेज हुए थे उसमें थोड़ा सा लेवल उसमें बढ़ा हुआ था। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का पूरा इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे जो है आप मत गए। लेकिन आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि आंसर की जो है कब रिलीज़ होगी। तो देखिए, ये जो है अभी ऑफिशियल नहीं आया है। ये जो है मतलब हमारे इंटरनल सोर्स से जाने की, मतलब मेरे कुछ लोग हैं जो डीआरडीओ सेप्टम में हैं और डीआरडीओ में वर्क करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो जो आपका आंसर की है उसकी जो डेट की रिलीज़ करने की डेट है, उनके हिसाब से जो बताया गया है मुझे, वो आपका 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में कभी भी आ सकता है। ये 2019 की बात हो रही है, ठीक है। इसके बीच में कभी भी आंसर की जो है आपका आ सकता है। और बात करें टायर 2 का एग्ज़ाम जो है कब होगा, तो टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए वो कह रहे हैं कि लगभग 1 या 2 महीने का समय मिलेगा। अभी वो भी श्योर नहीं है। अगर वो भी चीज़ आ जाती है किसी तरह हमारे पास तो हम आपको बता देंगे। लेकिन आंसर की जो डेट है वो 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में कभी भी आ सकती है। वहाँ पे जो है आप जो भी आपके आंसर से रहेंगे, जैसे बहुत से कैंडिडेट जो हैं कमेंट कर रहे थे कि उनके शिफ्ट में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस गलत थे और कुछ फिगर्स नहीं दिख रहे थे, किसी में ऑप्शन नहीं था। तो वो सारी चीज़ें जो है आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो। मतलब उसमें जो है आप चैलेंज भी कर सकते हो आंसर को, और जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें वहाँ से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। नहीं तो आप जो है डीआरडीओ के वेबसाइट पे जाओ, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मेल आईडी दी गई है और हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। तो उस हेल्प डेस्क नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ और मेल आईडी दिखा देता हूँ। तो ये हेल्पलाइन नंबर है और ये जो है मेल आईडी है और ये जो है वेबसाइट की आईडी है। तो यहाँ पे जाके अभी आप वहाँ से जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा टायर 2 का। तो देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, और 90 मिनट जो है आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए।
देन ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत से कैंडिडेट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। भाई ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा आपका, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहाँ पे जो है आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे भी होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस से रिगार्डिंग बहुत सा कन्फ्यूजन है कि कौन सा सिलेबस हम फॉलो अप करें। तो देखिए आपका जो सिंपल सा, अगर आप वहाँ पे FAQ फॉर्म पे जाओगे जो DRDO सेप्टेम की तरफ से दिया गया है, उसमें सिंपल सा लिखा गया, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है उसमें। तो ये देखिए 45 अगर FAQ आप पढ़ोगे, जो FAQ जो लॉन्च रिलीज़ किया गया था, उसमें आप पढ़ोगे तो लिखा गया है, क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया गया है कि इज़ देयर एनी मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन अवेलेबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि योर टेक्स्ट बुक एंड कोर्स मटेरियल इज सफिशिएंट, ठीक है। देन टायर 1 के लिए बोला था इसने रीजनिंग और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है आपका जो कोर्स है उसी से आप पढ़ो, और किस प्रकार पढ़ना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा BSc वालों के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा ही क्वेरीज आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए BSc वाले पहले, अगर आप देखोगे इनका जो सिलेबस देखोगे, जो 3 ईयर का इनका सिलेबस होता है, जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहता है इनका, वो 11th और 12th का, यहाँ पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और जो जियोलॉजी और बॉटनी वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो उनका जो है 11th और 12th का जो सिलेबस रहता है वही फर्स्ट ईयर में होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है पहले जो है अपना बेसिक क्लियर कर लो। वहाँ बेसिक के अगर जितने क्वेश्चंस आप कर लोगे उससे आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके जो रिमेनिंग 2 ईयर्स के कोर्स है उसको पूरा करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले जो है BSc वाले 11th 12th की, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री, जिस ब्रांच से वो रिलेटेड है, उसके जो है 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी ब्रांच है उसको पढ़ लें पहले से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देन अपना ग्रेजुएशन देखें। अगर बात करोगे वहाँ पे जो टायर 2 का एग्ज़ाम है उसके लेवल क्या रहेगा, तो लेवल देखिए कुछ भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादा टफ पेपर नहीं रहेगा। मैं पहले बता दूँ आपको, नॉर्मल पेपर रहेगा जिसमें आपके बेसिक्स क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो हार्ड होंगे, जो जैसे इस बार आया था टायर 1 में आया था कि कुछ क्वेश्चंस थे जो हार्ड थे, और लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। और जो लेवल रहेगा आपका वो आपके लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल से यानी कि ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत से आप चैनल में देखे होंगे कह रहे हैं आप जो है MSc की बुक पढ़ो, MSc एंट्रेंस के लिए। हाँ, उसको आप लगाओ, अगर आपका पहले बेसिक क्लियर हो जाए, बेसिक क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो इसको आप लगाओ, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर पहले ही आप MSc की पढ़ने लगोगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप बेसिक से पढ़ो। पहले आप 11 12 से बेसिक जो भी आपके फर्स्ट ईयर में थे उसको आप पहले पढ़ो, उसमें MCQ सॉल्व करो, और आपको कोई भी बुक मिले, कोई भी मटेरियल मिले, उसका आप MCQs लगाओ, और जो MCQs के 4 ऑप्शन होते हैं उसको डिस्कस करो। उससे भी काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी हद तक आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये था सिलेबस। हालांकि यहाँ पे मैं हर एक ब्रांच के लिए नहीं सिलेबस बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ब्रांच है तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है मेरे लिए बताना। लेकिन इनके लिए बहुत से कमेंट आ रहे थे तो मैंने इनके लिए स्पेशली उनसे पूछा कि किस प्रकार वो फॉलोअप करें। तो वो बता रहे थे कि आप जो है पहले अपना बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर होने के बाद वहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, हाँ थोड़ा ये है कि आप जो है नीट के भी क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। नीट के भी क्वेश्चंस ले सकते हो अगर आप करना चाहते हो। ये सारे क्वेश्चंस जो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो आप जो है इनके पहले बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक क्लियर होने के बाद आप जो है सिलेबस, देन आप MSc की बुक जो भी है आप उसको लगाइए। देन जो टेक्निकल ब्रांच है, डिप्लोमा वगैरह की बात किया जाए तो डिप्लोमा अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इनके सिलेबस लगभग सेम है। इसी तरह मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के, इनके भी सिलेबस लगभग सेम है। देन बात करें, अच्छा BSc में एक मैथमेटिक्स से बहुत से कमेंट आ रहे थे, मैथमेटिक्स के लिए क्या सिलेबस होता है। तो मैं मैथमेटिक्स के लिए भी बोलूँगा यहाँ पे कि जो मैथ्स वाले कैंडिडेट हैं वो अपना पहले कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आती है, ये सारा पहले क्लियर करें 12 से 11 12 की बुक से, ठीक है। अब बहुत से कहते हैं हम RD शर्मा फॉलो करें, NCERT फॉलो करें, तो NCERT इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप मेरे हिसाब से जाओ NCERT इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हो, क्वेश्चंस लगाने पे डिपेंड करता है, आप कहीं से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। देन आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है जिसमें आपका लैमिस थ्योरम, फोरियर सीरीज़, ये सारी आती हैं, उनको आप वहाँ पे सॉर्ट आउट करें।
तो बेसिक यही कहने का मतलब है कि पहले अपना जो है आप बेसिक क्लियर करें। वो बेसिक कैसे क्लियर होगा, अगर आप 11-12 का सिलेबस करोगे, बीएससी वाले की बात कर रहा हूँ, 11-12 का अगर सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, जो आपका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहता है वो कवर हो जाएगा 11-12 के सिलेबस से। ठीक है, तो मैं थोड़ा टेक्निकल की बात कर रहा था। टेक्निकल में जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डबल, तो डिप्लोमा वाली की बात करें तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिकल यानी कि डबल ई वाली ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांच, और इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसकी ब्रांच जो है आपकी, इनका जो सिलेबस है लगभग सेम है। ठीक है, सिलेबस जो है आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है, या फिर आप, मैं जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था एसएससी जेई का आप सिलेबस जो है फॉलो अप करो, तो वहाँ से जो है आप ये सिलेबस कवर अप कर सकते हो। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वाले कैंडिडेट हैं, ईसी वाले कैंडिडेट हैं, या ईएन वाले या फिर ईआई वाले कैंडिडेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये जो है इनका सिलेबस लगभग सेम होता है। तो वो जो है ज़्यादा ना घबराएं, अपना जो है एसएससी जेई का सिलेबस फॉलो अप करें। सो फ्रेंड, ये थे कुछ आपके सामने जो आपके कमेंट्स थे उसकी क्वेरी का सलूशन। अब आते हैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसे कि हमने बताया था कि टायर 2 का एग्ज़ाम कब होगा। तो टायर 2 का एग्ज़ाम मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे ही इसकी आंसर की आएगी उसके बाद आपको 1 महीने का समय मिलेगा। 1 महीना, मोर देन 1 मंथ जो है आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद जो है आपका टायर 2 का एग्ज़ाम हो सकता है। तो पहले जो है आंसर की जो है आएगी आपकी, जो आ सकती है आपकी 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके जो क्वेरीज थे उनके सलूशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।